हेलो नमस्कार। जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, विश्वास किसे दे पाएंगे। जो खुद ही विष से भरे हुए हैं, अमृत रस क्या बरसाएंगे। जो थके हारे घर बैठे हैं, वे मंजिल क्या दिखलाएंगे। जो बात बात पर रोते रहते, विजय गीत क्या गाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य ज्ञान अध्ययन या सामान्य अध्ययन में लूसेंट एक बहुत बड़ा नाम है, जिसमें तमाम छोटी छोटी बातों को कवर किया जाता है और कवर किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से तो अनुपयोगी है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी तमाम जानकारियां जो हमको रखनी चाहिए, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस बुक का एक बार अध्ययन ज़रूर करें। इसीलिए सामान्य ज्ञान लूसेंट जीएस जो है, इसका मैं एक बार पूरा संपूर्ण जो सामान्य ज्ञान लूसेंट है, इसकी छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे पार्ट बना करके पूरे सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट की बुक है, इसको कवर करना चाहता हूं। तो इसमें आज मेरी फर्स्ट वीडियो है और भाग फर्स्ट है ये। तो सामान्य ज्ञान लूसेंट की जो भाग फर्स्ट, आज इससे शुरू करेंगे हम और छोटे छोटे वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और पूरी लूसेंट को हम जिसमें कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सामान्य यानी कि जीके लूसेंट की। इसकी जो विषय सूची है आप इसको पढ़ लीजिए। जो इतिहास है, इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास है, जिसमें तमाम चीज़ें ये जो दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। फिर मध्यकालीन भारत आएगा, आधुनिक भारत आएगा और विश्व का इतिहास आएगा, फिर भूगोल आएगा, ठीक है। फिर भारत का भूगोल हो गया, नदियों के बारे में हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है, भारतीय संविधान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, विज्ञान रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया। फिर लास्ट में विविध जो होते हैं, विविध में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। फिर खेलकूद और कंप्यूटर। तो आज शुरू करते हैं हम इतिहास से। इतिमिस ऐसा हास्मिस हुआ। इतिहास का पिता में कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। इतिहास से आज हम शुरू करते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम याद करेंगे और पूरे लूसेंट को हम छोटी छोटी वीडियोज़ में कवर करेंगे। और जो इसकी पीडीएफ होगी, मैं आपको अब मैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आपको दे दूंगा इसका लिंक भी। और शुरू करते हैं आज का। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, से लेकर दक्षिण में जो समुद्र फैला हुआ है, हिंद महासागर, नीचे श्रीलंका से ऊपर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो हिंद महासागर, तो इसको भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है, ठीक है। तो भारत का नाम भारत पढ़ने का कहीं लोगों का मानना है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत थे उनके नाम से पड़ा, और कईयों का मानना है कि जो शकुंतला और दुष्यंत पुत्र भरत थे, जिन्होंने बचपन में बाघ के दांत गिन लिए थे, उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया है। यूनानियों ने भारत को क्या किया, इंडिया नाम दिया, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया, ठीक है। कोई कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं हम, अब इसी में पढ़ेंगे आगे। तो सिंधु नदी के तट पर बसे हुए देश को पहले सिंधु से इंदु और इंदु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान बना, ये भी मान्यता है। लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की जिससे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। प्राचीन भारत, जिसमें प्राचीन भारत में पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1, धर्म ग्रंथ। सबसे पहले किससे हमको जानकारी प्राप्त होती है? धर्म ग्रंथों से, प्राचीन भारत के बारे में। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण
और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, इन चीज़ों धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी में भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, जो 4 वेद हैं उनमें से भी ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। तो सबसे भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? धर्म ग्रंथ वेद से मिलती है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन या वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं वेद व्यास को, उनका ही नाम है वेद व्यास का। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स पूरे पृथ्वी को अपने कुटुंब के समान समझना। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषमय मानती है। वेद 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 हो गए तो पूरी को हम किसी नाम से दे देते हैं। तो चारों वेद जो है उनको संहिता कहा जाता है। सबसे पहला आता हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को ही हम बड़ा करके पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल आएगा क्वेश्चन? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028। बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,000 सूक्तों सहित बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों को जोड़ दें तो इसमें कितनी हो जाती है? 10,462 ऋचाएँ होती है। 10,462 ऋचाएँ हो जाती है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋचाएँ मतलब मंत्र। जो इस वेद क्रम ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, इनको पढ़ने वाले जो पंडित होते हैं उनको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में किस वेद से जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल को किसने रचा था? विश्वामित्र ने। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित जो 3रा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। इसकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था जो हमारे समाज को। तो उसका जो चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन है? ऋग्वेद है। वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, तो चतुस्वर्ण समाज की कल्पना कहाँ से मिली है? 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूक्त है उसमें है। ठीक है, चतुस्वर्ण समाज जो हमारा समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वाला। ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये यहाँ पे लिखा है। तो कहाँ इसका वर्णन मिलता है चतुस्वर्ण समाज का? तो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में मिलता है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के, जिसके अनुसार जो 4 वर्ण हैं ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है,
अब है अगला आता है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। अब ईसा पूर्व क्या हुआ, ईस्वी क्या हुआ, जो आपको पता होगा। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ईस्वी हुई थी ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू हुआ था, जिसको हम BC कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और AC एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। वर्तमान में प्रचलित अच्छा, इससे पहले ये हमारा ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद पहले हम वेद पढ़ेंगे। वामनावतार। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ हैं, मतलब मंत्र हैं, तो 250, और 200 किसकी के लिए है, अग्नि के लिए। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सबसे पवित्र किसको माना, ऋग्वेद, और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण को माना गया है। ठीक है, मुख्य स्रोत इन्हीं 2 से ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में क्या है, मंत्र वगैरह हैं, जैसे सस्वर पाठ है मंत्रों का, या बलि प्रथा थी तो उसके अनुपालन के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या मंत्र हैं, वो सारा किस में पाया जाता है, यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को अध्वर्य कहते हैं। जो यजुर्वेद का ब्राह्मण होता है उसके पाठकर्ता को क्या करते हैं, यध्वर्य कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञ जितने भी यजुर्वेद में य से शुरू हो रहा, तो यज्ञ जितने भी यज्ञ हवन होते हैं सारा विधि विधान कहाँ मिलता है, हमको यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद, शाम शब्द का अर्थ होता है गान, जो सारे गा मा पा धा नी जो है 7 स्वर जो इसी वेद से आए हैं। शाम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। ठीक है, सामवेद के पाठकर्ता जो पंडित होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्राट। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद ऋचाएँ हैं, यजुर्वेद जो भी यज्ञ हवन जो भी है हमारे बलि प्रथा से संबंधित जितने भी मंत्र हैं सारे यजुर्वेद में मिलते हैं। और सामवेद में क्या मिलता है, गान, किसी चीज़ को कैसे गाना है, इसका किसी मंत्र को कौन से लय में गाना है, कौन से टोन में गाना है, तो ये सारा क्या होता है, सामवेद से आया है। भारतीय संगीत का जनक जो सारे गा मा पा धा नी 7 स्वर हैं वो भी सामवेद से ही निकले हैं। फिर आता है लास्ट वेद हमारा अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित होने के कारण इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। पद्य मतलब जो पंक्तियाँ होती है। ठीक है, और गद्य मतलब जो लिखा हम जैसे कि लेटर लिखते हैं गद्य, पद्य में पंक्तिबद्ध। इसके मुख्य मंत्र, कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। अब सबसे लास्ट का वेद है लेकिन इसके जो कुछ मंत्र कह रहे हैं क्या हैं, बोल ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो ऐसे में तो लिंगानुपात बहुत डाउन हो जाएगा, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक, तो क्वेश्चन आ सकता है कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, तो अथर्ववेद करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, तो ये इसीलिए निंदा करता है। इसमें क्या है, अंधविश्वास ज़्यादा भरा पड़ा है।
ठीक है। अथर्ववेद में अंधविश्वास ज़्यादा भरा पड़ा है, तो इसलिए सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का जहाँ वर्णन मिलेगा तो वहाँ ऐसी होगा, ठीक है। चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, पुराण और संबंधित वंश को, पहले इसको कर देते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्राचीनतम सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव से बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, श्राप जो देते थे ऋषि, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद इसीलिए जाना जाता है, अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, तमाम प्रकार के रोग निवारण जैसी जितने भी मंत्र हैं ये, ठीक है, राजभक्ति के, औषधियों का वर्णन, वशीकरण, प्रायश्चित जो भी हैं, ये सारे किसमें मिलता है हमको। तो जादू टोना इम्पोर्टेंट है। जादू टोना किस वेद से मिलता है, तो अथर्ववेद से। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो जिसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। जो कौन से 6 वेदांग कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इसमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। टोटल कितने हैं पुराण हमारे, 18 पुराण हैं, लेकिन जो इनमें से केवल 5 हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो सबसे 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, और सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रामाणिक भी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, ठीक है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं, ठीक है। जो मत्स्य पुराण होता है इसको सुन सकते हैं, जिनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी पहले, शूद्र को और महिलाओं को, लेकिन अब तो कोई पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल आर इक्वल। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ करते थे, मंदिरों में किया करते थे। अब इसका जो है हम यहाँ पर पुराण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पुराण है और संबंधित वंश, विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण गुप्त वंश से। वायु क्या रहती है, गुप्त रहती है, किसी को दिखती नहीं है। वायु क्या रहती है, गुप्त रहती है, ठीक है, दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है, तो गुप्त रहती है, तो वायु पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण मछली कहाँ पाई जाती है, तटों में पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश जो हमारा है तटीय राज्य में आता है, तो आंध्र प्रदेश से आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण याद रहेगा आपको, ठीक है। विष्णु पुराण, विष्णु भगवान, ठीक है। तो मौर्य से याद रखना आप, विष्णु पुराण, विष्णु इसको रख सकते हैं, विष्णु यानी कि मौर्य पुराण, ये वाला याद रखना। बाकी मत्स्य कहाँ पाई जाती है, समुद्र में, और आंध्र प्रदेश हमारा समुद्र तटीय राज्य है। वायु पुराण, वायु गुप्त रहती है, तो गुप्त वंश से, ठीक है। यहाँ तक हुआ हमारा। अब यहाँ पर था ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित जो है, कल्पना पर आधारित जिसे कल्पित कहते हैं, पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है, दिशा में होती है। जैसे ईसा मसीह का जन्म आज हुआ, तो जैसे जो कल का दिन था उसको बोलेंगे हम
1 BC, फिर 2 BC, 3 BC, ऐसे करके। तो वैसे ही जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म आज हुआ, तो इससे 563 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ, फिर 483 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 483 ईसा पूर्व इनका वर्ष पूर्व इनका निधन हो गया था। यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ये लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा में AD भी लिखा जाता है। AD यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो ये AD और BC को आपने समझा। AD क्या होता है? एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से आगे की ओर, और BC होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि किसी एक पॉइंट को हम मान लें, जैसे हमने एक पॉइंट को मान लिया 0, यहाँ पर बीच में 0 रख दिया। इस 0 से आगे जो होगा तो ईसा मसीह के जन्म के बाद हम गिनेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, और ईसा 0 से बाएं साइड को हम चलेंगे, तो जैसे पीछे को जाते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे पीछे करके, जैसे एक साल आएगा तो 1 वर्ष पूर्व, 2 है 2 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के 2 वर्ष BC हो जाएगा। ऐसे करके एक पीछे को चलता है और एक आगे को चलता है, ठीक है। अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनको। चलो अभी 22 मिनट हुए हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। अब कौन सी गिरी हुई स्थिति है? जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ये ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगला है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, ठीक है। अगला है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र को। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं के नाम है तीनों, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, ठीक है। इसकी कहानी आपने सुनी होगी, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जहाँ कौटिल्य का नाम आ गया तो वहाँ मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी तो वहाँ से प्राप्त होगी ही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ लूसेंट जीके की अगला पार्ट, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हण ने किया था। कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसमें कश्मीर का इतिहास इन्होंने किस पुस्तक में लिखा था? तो राजतरंगिणी में लिखा था। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस में मिलता है?
चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि की पुस्तक क्या? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी क्या? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से। किसने लिखी है? पाणिनि ने। कात्यायन की गार्गी संहिता, कात्यायन ने क्या लिखी है? गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? कात्यायन द्वारा लिखी गार्गी संहिता में मिलती है। ठीक है, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। वैसे पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे, ठीक है, जो बाबा रामदेव जी के पतंजलि जिनके नाम उन्होंने, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंग वंश जो था ना, शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी कौन कौन सी? ये तो हमने उससे पढ़ा, प्राचीन धर्म ग्रंथों से। अगला आता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। नंबर 1 है यूनानी या रोमन लेखक। यूनानी या रोमन लेखक में नाम आता है सबसे पहले टेसियस का। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब ऐसी आश्चर्यजनक कहानियां लिख देंगे तो विश्वास कौन करेगा? इसलिए आश्चर्यजनक है टेसियस। ठीक है, और कौन था ये? ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध, फारस जो ईरान, अब ईरान बोलते हैं, पहले फारस बोलते थे, के संबंध का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिक्राटस तथा एस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक तथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक है, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन से थे? नियार्कस, आनेसिक्राटस तथा एस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक तथा विश्वसनीय माने जाते हैं। मेगास्थनीज, यह एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। ठीक है, तो सिकंदर किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, सिकंदर और पोरुस के युद्ध के बारे में हमने कहानी सुनी होगी। ठीक है, नहीं सुनी है तो इस कहानी को पढ़ लेना। ठीक है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस, ठीक है, डाइमेकस कौन था? सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, डायोनिसियस क्या हो? यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक महान, जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टालमी ने क्या लिखी थी? दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। और भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं टालमी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन थी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ये पुस्तक किसने लिखी है?
और कब लिखी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर पर यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है इस पुस्तक में, ठीक है। अब आता है चीनी लेखक। चीनी लेखक में सबसे पहला नाम किसका? फाहियान का। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान ने किसके बारे में? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। अगला है संयुंगन। यह 1500 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, ठीक है। संयुंगन जो 518 ईस्वी में भारत आया था, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में क्या प्राप्तियां की? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, ठीक है। वैनसांग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैनसांग यह हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन जो थे के शासनकाल में भारत आया था। वैनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, ठीक है। 15 वर्ष तक रहा वैनसांग भारत में और फिर कहाँ लौट गया? चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। तो वैनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से है? सीयूकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो सीयूकी है, जिसमें 138 देशों का 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ठीक है। वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। क्वेश्चन आ सकता है, वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इत्सिंग, चौथा इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया, ठीक है। इत्सिंग ने किसका? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने किस किस का विवरण किया? अपने विवरण में किसका वर्णन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब आते हैं अरबी लेखक जो अरब से आए थे। अगला है अल-बरूनी। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई कहीं कीर्ति, किताब उल हिंद तथा या तहकीक हिंद या किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भी जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। भारत की खोज किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने, जिसको किस नाम से जाने जाते हैं अरबी में? किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद। आज के इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, कीमिया मतलब जो केमिस्ट्री जो शब्द इसी कीमिया से निकला है। कीमिया मतलब होता है केमिकल जो बना हुआ है, उसी से केमिस्ट्री, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, जिसे मापने की विधियाँ हैं, ठीक है। दूध को लीटर में नापेंगे, चीनी को केजी में नापेंगे, ये सारी मापन विधियाँ हैं। मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। इनकी जो भारत की खोज है, इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहल्ला कहा जाता है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? रिहल्ला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। लो जी, बल्ले बल्ले हो गए इसके तो।
इब्न बतूता, जिनके क्या है यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, रिहल्ला है, और बहुत ही क्या थे, ये विद्वान व्यक्ति थे। इसलिए इनसे इनकी विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली के उस समय के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है, पागल बादशाह, ठीक है। इसने दिल्ली का काजी कहते थे किसको, न्यायाधीश को, तो न्यायाधीश नियुक्त किया। तो क्वेश्चन आ सकता है काजी किसे कहते थे, तो न्यायाधीश को। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, तो इब्न बतूता, जो कहाँ का था, अरबी लेखक है। अन्य लेखक में आता है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कहाँ का था, तिब्बत का, तिब्बती। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना थी। तो कंग्यूर तंग्यूर जो ग्रंथ थे, इनकी रचना किसने की थी, तारानाथ ने की थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। पांड्य जो समाज था, पांड्य जो जैसे वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, वैसे ही तो पांड्य का भी था। तो पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज़कोई एशिया माइनर, जिसको एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार को कहते हैं, के नाम मिलते हैं, ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में। अगला इसके बाद आता है हमारा कितना हो गया, इसको कंप्लीट कर देते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट है, ये सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी, दुर्भिक्ष मतलब अकाल, दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है, ठीक है। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष जो अकाल पड़ा था, अकाल की जानकारी किसमें मिलती है, तो सौगौरा अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास, गड्ढा घर जिसे कहते हैं, इसका साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ियाँ ही होगी, नहीं तो गड्ढे से ऊपर कैसे आएगा फिर आदमी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है, साहित्य को काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, यवन शासकों ने किया। समुद्र की बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उनकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त को क्या माना जाता है कि ये बहुत ही संगीत प्रेमी थे। तो किससे पता चलता है, उनकी बीणा बजाते हुए जो मुद्रा है किसमें है, सिक्के में अंकित की गई है उससे। अरिकमेंडू पुडुचेरी के निकट, अरिकमेंडू जो क्षेत्र है कहाँ है, पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, रोमन के सिक्के प्राप्त। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा सुवर्ण भूमि, भारत से में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए बोला, ठीक है। अगले कुछ इम्पोर्टेंट आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं,
उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं है, लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, उसको आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल लिखे तो गए हैं लेकिन पढ़े नहीं गए, ऐतिहासिक काल लिखे गए हैं और पढ़े भी गए हैं। ठीक है, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व माना जाता है। पूर्व पाषाण युग या भूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, शिकार पूरा पाषाण काल आदि में मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है, आग का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। ये दोनों चीज़ याद रखनी है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहले आग का आविष्कार हुआ और फिर पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। ठीक है, अस्थायी, पहले आदमी यहाँ खाया वहीं चलते रहा, खाते रहा जहाँ। ठीक है, लेकिन फिर मनुष्य ने नव पाषाण काल में स्थायी रूप से कहीं पर अपना घर बनाकर रहना, वहीं पे निवास करना, वो कब सीखा? नव पाषाण काल में। और सबसे पहले कुत्ता किस जानवर को बनाया, ये पालतू किस जानवर को बनाया था? तो कुत्ते को। तो उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, तो सबसे पहली कुल्हाड़ी किसकी बनी थी? तांबे की। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। और सबसे पहले क्या चीज़ बनाई? कुल्हाड़ी बनाई। प्राप्ति स्थल अतिरंपकम स्थान से प्राप्त हुआ था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कृषि का आविष्कार कौन से युग में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ। पहली फसल कौन सी है? गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ क्या है? पहली फसल है। एवं जौ थी, गेहूँ और जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि तो किसकी की? गेहूं और जौ की, लेकिन प्रयोग किसका किया? चावल का किया था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध किससे है? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर सर्वप्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, भारत पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश और स्फटिक पत्थर के बने होते थे। अधिकांश औजार किसके? पत्थरों के बने होते थे, स्फटिक पत्थर। ठीक है, के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो सबसे पहले भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की थी? 1863 में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और सिंधी भाषा में जिसे क्या कहते थे? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। ये जो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, जिसमें ये ताम्रपाषाण काल, लोहपाषाण, इनके सब का हम एक विस्तृत वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी हम लूसेंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। इसमें से हम अगर इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, और बहुत सारी हेल्प हो सकती है हमको, और दैनिक जीवन में भी हमें अच्छा नॉलेज प्राप्त हो सकता है चीज़ों का। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, तो पहले अधिकारी कौन थे? रिजले।
जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, अगला है हमारा, अच्छा यहाँ छूट गया था हमारा प्रागैतिहासिक काल छूट गया था, हम सीधे आद्यैतिहासिक काल पे चले गए थे। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं है, मैंने बता दिया था आपका प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है, उसके कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा जो भी घटनाएं हुई उसका कोई भी लिखित विवरण हमारे पास नहीं है, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। संस्कृति और बर्तन, मालवाकी इसमें क्या पाएगा, कौन सा बर्तन, काला और लाल। बुर्जहों में धूसर, जोखे में लाल, नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूरी नवपाषाण में भूरा लाल बर्तन जो थे पाए गए। ठीक है, अगला है सिंधु सभ्यता। अभी कितना हो गया, तो सिंधु सभ्यता से हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से हम आगे का इसको कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि अभी चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं सिंधु सभ्यता को। 46 मिनट की वीडियो हो चुकी है सिंधु सभ्यता में, और इसमें चलो सिंधु सभ्यता को हम कंप्लीट कर देते हैं जल्दी जल्दी में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, जो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, उसके आधार पर सिंधु जो सभ्यता थी उसको हम कब से मानते हैं, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोहिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कागेडोर या बलूचिस्तान, सुत कागेडोर कहते थे बलूचिस्तान को, या पूरी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीर पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं। ठीक है, अखनूर जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट दाइमाबाद जिला अहमदनगर गुजरात महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पुरास्थल क्या था, तो इतनी चीज़ों से बना हुआ था, ऊपर से कश्मीर से लेकर के, गुजरात से लेकर के, यूपी से लेकर के, ठीक है, उत्तर प्रदेश थे, इस बीच के सिंधु सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, जो स्नानागार थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश, आयात का तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से तांबा आयात किया जाता था। चांदी को अफगानिस्तान या ईरान से आयात किया जाता था सिंधु काल में।
ठीक है। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टिन कर्नाटक में कोलार की खान में भी सोने की सबसे बड़ी खान है भारत में। टिन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से और लाजवर्त मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार थे वो एक प्रमुख स्मारक है। ठीक है, जिसकी माप यहाँ पर दिया गया है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, अब कल मैं बताऊंगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, जिसमें मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह जो जगह है ये क्या है। इसको कल हम वीडियो की शुरुआत जो नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे उसमें बताऊंगा। अभी हम इसको याद कर लेते हैं जो मुख्य पॉइंट हैं इनके, कल इस पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने, मनके मतलब माला जो होती है, माला के दाने होते हैं ना, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूदड़ो से मिले हैं। ठीक है, तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चंदूदड़ो और लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये चित्र बना के उसमें भाव दिखाया जाता है ना, कोई रो रहा तो उसका भाव पता लगता है, यार रो रहा आदमी, हंस रहा या खेल रहा, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती है। ठीक है, आगे के नहीं, पीछे की ओर खुलती थी उस समय। ठीक है, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं लोथल में, बाकी और जगह कहाँ खुलते थे? पीछे को। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेंधौवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, इंपॉर्टेंट है, मैंने भी हाईलाइट कर रखा है इनको। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। ठीक है, अस्थिपंजर कहाँ से मिले तो आप ये बता सकते हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया, जुराक की सभ्यता को कहते हैं मेसोपोटामिया, के अभिलेखों में वर्णित मेलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मेलहुआ शब्द है वो किससे से? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 बड़े नगर थे, इनको क्या है? एक साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती पर उर्वरता के लिए देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। धरती को क्या? उर्वरता की देवी मानते थे। कौन? सिंधु। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की बनी मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। एक होता है पितृ सत्तात्मक, एक होता है मात्र सत्तात्मक। तो मात्र सत्तात्मक में जहाँ स्त्रियों का स्त्री के घर, जैसे पितृ सत्तात्मक में लड़की लड़के के घर आती है तो इसमें लड़का लड़की के घर जाता है।
मात्र सत्तात्मक समाज में। सेंधौवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधौवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार उस समय परिचित नहीं थी। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी हेतु शहर भी किले के घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ। ठीक, कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने वाले और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ये दोनों पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किसमें थी? सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। जो शहर थे हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में अलग अलग। वहाँ पे क्या थी? हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को उस समय क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, ये मुख्य है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पे। किसने खोजकर्ता को ने? दयाराम साहनी या माधव स्वरूप बस। कब की थी? 1921 में की थी। और स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो नदी कौन है? सिंधु नदी। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी 1922 में की थी। पाकिस्तान का सिंध प्रांत या लरकाना जिला है। चंदूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। गोपाल मजुमदार इनके खोजकर्ता हैं, उत्खननकर्ता। 1931 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगन है घग्गर नदी के तट पर, उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। 1953 में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है। अगला है 5वां कोट दीजी, ये सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद हैं इसके उत्खनन करता और 1953 में ही की थी, सिंध प्रांत या खैरपुर स्थान। 6वां है रंगपुर, ये मादर नदी के तट पर रंगनाथ राव हैं 1953-54 में, गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ है सतलज नदी के तट पर, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 56 में की थी, पंजाब का रोपड़ जिला में। लोथल है भोगवा नदी के तट पर और रंगनाथ राव हैं 1955 से 1962 तक, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीर हिंडन नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में की थी, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। सुत कांगेडोर है दास्क नदी के तट पर, ऑरेंज स्टाइल या जॉर्ज डेल्स ने इसके उत्खनन करता है 1927 से 1962 एवं 1962 दो बार की है। ठीक है, 1927 और 1962। पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे हैं। बनमाली है रंगोई नदी के तट पर है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है 1974 में की है, हरियाणा का हिसार जिला है। अगला है धौलावीरा, यहाँ नदी नहीं दी गई है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की है और 1990-91 में की है, गुजरात का कच्छ जिला है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो जो लूसेंट की जो सामान्य जीके की बुक है, इसका पहला वीडियो था। इसमें हमने तमाम चीज़ों पर डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें याद की हमने। तो ऐसे ही हम लगातार पार्ट वाइज लाते रहेंगे लूसेंट की, आप पूरी लूसेंट को कवर करेंगे जिसमें, और इसको आप डेली ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं और वीडियो में भी सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो है, इसको हम एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ इससे प्राप्त हो जाएगी। और इसकी जो PDF है ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक में। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए टेलीग्राम में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी हम डाल देंगे, इसका इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपके पैसे पड़ेंगे ना कुछ करेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा मनोबल बना रहेगा ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, अगली वीडियो की बहुत अच्छी तैयारी करके आपको बहुत अच्छा समझाएं, बहुत अच्छी तैयारी करके आएँ। और वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और बहुत अच्छी बुक है, इसको हम टोटल पूरा अध्ययन करेंगे, पार्ट वाइज बनाएंगे छोटी छोटी वीडियोज़ में और इसका पूरा अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है, इसके लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।